अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना, इन दोनों विषयों पर NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने एक प्रस्ताव पारित किया, एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री की सराहना की गई। उस प्रस्ताव में केंद्र सरकार की सराहना की गई। और आज 26 मई को प्रधानमंत्री ने गुजरात में एक भव्य रोड शो किया। तो उस रोड शो की जो भाव भंगिमा थी, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द घूम रही थी। जनता का जो उत्साह था, वो भी उसी बिंदु की ओर केंद्रित था, ऑपरेशन सिंदूर। अब इससे एक बात तो साफ हो गई, और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है इस चर्चा के लिए, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में विजय के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने आज के दिन ही शपथ ली थी। इसलिए भी आज की तारीख महत्वपूर्ण है। 2000 जब वो पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो आज की ही तारीख थी। तो आज मुझे लगा इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि NDA की तरफ से, भाजपा की तरफ से मोटे तौर पर साफ हो गया कि भविष्य की राजनीति के उनके दो केंद्रीय विषय होंगे। एक का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, आतंकवाद, सब कुछ उसमें आ जाए, और दूसरा विषय होगा जाति की गिनती, जातिगत जनगणना। और मजे की बात देखिए कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए भी यही दो मुद्दे सबसे बड़े लग रहे हैं अभी तक। राहुल जी को देखिए, खड़गे साहब को देखिए, लगता है वो भी इन्हीं दो मुद्दों पर अपने ढंग से इन दो मुद्दों पर टिकना चाहते हैं भविष्य की राजनीतिक यात्रा में। ऑपरेशन सिंदूर पर उनके पास सवालों की फेहरिस्त है, और जातिगत जनगणना में उनके पास एक बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आरक्षण की सीमा 50 से आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, और निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा कि नहीं होगा। यानी जातिगत जनगणना के मसले को जिंदा रखना और इस बात की पुख्तई रखना कि ये मसला हमारे कारण ही इतना महत्वपूर्ण हुआ। कांग्रेस स्वाभाविक इसके लिए लड़ेगी। तो उस दृष्टि से देखिए तो भाजपा के लिए भी
ऑपरेशन सिंदूर और कास्ट सेंसस, और कांग्रेस के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर और कास्ट सेंसस। भाजपा को घेरने के लिए दो मुद्दे बड़े हैं, यानी ये दो मुद्दे कॉमन हो गए। भाजपा इस पर अपने ढंग से प्ले करेगी, कांग्रेस अपने ढंग से प्ले करना चाहती है। अब बड़ा सवाल ये कि इन दोनों मुद्दों पर देश का साथ किसे मिलेगा। भाजपा जो कह रही है, भाजपा का जो नैरेटिव है, देश उसको स्वीकार कर रहा है या कांग्रेस के नैरेटिव को स्वीकार करेगा। क्या भारत ने जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है ऑपरेशन सिंदूर में, क्या उसके बाद भारत के आम जनमानस को सेना के शौर्य पर, सरकार के निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाने वाली चीजें पसंद आएंगी? ये बड़ा विषय है और इस विषय का जो उत्तर होगा इस प्रश्न का, उसी से विपक्ष की राजनीति की दशा और दिशा तय हो जाएगी। क्या देश को ये अच्छा लगेगा कि आज वो सवाल हो खड़े भारत में जो सवाल इस्लामाबाद में खड़े होने चाहिए? इस्लामाबाद वाली के मिजाज के सवाल भारत में क्या किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकते हैं या केवल नुकसान ही होगा? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने इस पूरे परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की राजनीति के अगले कुछ वर्ष अब ऑपरेशन सिंदूर और कास्ट सेंसस इन्हीं दो मुद्दों पर आकर टिकेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। देश का चुनावी मिजाज तय करने के लिए वैसे तो सरकार और विपक्ष दोनों खेमों में अपने अपने तीर तराशे जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी और उसके दलों यानी एनडीए कुनबे ने अपने तरकश से ऐसे तीर निकाले हैं जो विपक्षी खेमे को तनाव दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही मुद्दों की तासीर एकदम गर्म है। ये मुद्दे हैं ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हर भारतवासी को गर्वान्वित करने वाला है। देखो, ऐसा है कि कुछ पार्टियां जो है वो नई पार्टियां, पुरानी पार्टियां, नई नवेली पार्टियां अपनी किस्मत आजमाती रहती हैं। जब किस्मत आजमाएंगी तो जो सत्ता में होगा उस पर ही जो है वो हवाई हमले करेंगी। तो इस तरह के हवाई हमले करने वाले जो है वो चुनाव में जनता का जब जनादेश देती है तो खुद हवाई हो जाते हैं। दरअसल रविवार को दिल्ली में एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर बधाई प्रस्ताव लाया गया। सहयोगी दलों ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए साफ कर दिया कि अब चुनावी बिसात पर ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे। पीएम मोदी खुद भी हर चुनाव से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना नहीं भूलते। राजस्थान में जहां उन्होंने रगों में सिंदूर वाले बयान से राजनीतिक हलचल मचा दी, तो वहीं गुजरात में भी ऑपरेशन सिंदूर पर साफ और सख्त संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। सपा कांग्रेस सरीखे दल जो जातीय जनगणना के जरिए केंद्र को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशों में जुटे ही हैं, वहीं विपक्ष पहलगाम के बहाने भी सरकार को घेरने की कवायद में जुटा है। इधर एनडीए से पारित प्रस्ताव पर और सियासी तनाव बढ़ता दिख रहा है। राजनीति यही
अभी तो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है ना दुनिया के अलग अलग मुल्कों में। हालांकि उसकी बनावट और बुनावट जिस प्रकार की गई वो उचित नहीं, लेकिन ये फिर क्या बात हुई? एनडीए शासित राज्यों के सीएम नेशनल सिक्योरिटी पे बात करेंगे एज इफ नॉन एनडीए सीएम्स हैव नथिंग टू डू विथ नेशनल सिक्योरिटी। ये सब बहादुरी के पात्र हैं हमारे सेना के लोग, पर जिस तरीके की चीजें मार्केटिंग हो रही हैं, आप देखिए ये क्या है, ये वोट मांगने के लिए आप देख सकते हैं सेना का हौसला अफजाई, ये तो सेना का हौसला अफजाई है। तो इसमें एक तरफ कर्नल सोफिया का भी फोटो होना चाहिए, कर्नल वोबिका सिंह का भी होना चाहिए और रक्षा मंत्री जी का भी होना चाहिए। क्या रक्षा मंत्री जी केवल और केवल बड़ी बड़ी बात करने के लिए रहेंगे? क्या वो नींबू मिर्ची बांधने के लिए केवल रहेंगे, या उनकी भी फोटो लगाएंगे? ये उनकी भी तो उसमें आनी चाहिए, ये क्यों नहीं है? ये केवल मार्केटिंग हो रही है वोट मांगने के लिए। बहरहाल विपक्ष जहां जातीय जनगणना पर जोर आजमाइश में जुटा था, वहीं एनडीए खेमे ने तो दोहरा दांव चल दिया है। ऐसे में एनडीए के प्रस्ताव पर सवाल यह है कि क्या यह दांव जिताएगा चुनाव? सवाल यह भी है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए विपक्ष के पास क्या दांव? भाजपा ने अपना मैदान तय कर दिया। अब विपक्ष या तो अपना एक नया मैदान बनाए या भाजपा के मैदान पर आकर खेले। भाजपा ने मैदान तय कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना। अब विपक्ष को तय करना है कि वो इसी मैदान पर खेलेगी या एक नए किस्म का अलहदा मैदान बनाएगी। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। शैलेंद्र दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, शैलेंद्र जी का बहुत स्वागत। शैलेंद्र जी, भाजपा ने लगभग साफ कर दिया, दीवार पर लिख दिया कि हम दो मुद्दों को लेकर आगे की राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर और जात की गिनती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो उसके भी यही दो मुद्दे हैं। व्याख्या अलग अलग है लेकिन मुद्दे कांग्रेस के भी यही दो हैं। कांग्रेस पिछले दिनों जितने भी सवाल उठाए वो ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए और जातिगत जनगणना पर भी उनके पास सवाल हैं आगे के लिए। तो क्या हम माने कि देश की राजनीति के लिए अब ये दो मुद्दे निर्णायक हो गए, ऑपरेशन सिंदूर और कास्ट सेंसस? शैलेंद्र जी। जी अमिताभ जी, देखिए ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी हालिया इतना बड़ा व्यापक विषय बना है और उसकी पृष्ठभूमि आज़ादी के बाद से लगातार जो है कहीं न कहीं हमें सबको दिखाई देती रही है। वो अलग बात है, उसको एक अलग नाम के तौर पे और एक प्रभावी तौर पे, एक स्पष्टीकरण के तौर पे जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया। दूसरा, जातिगत जनगणना, वो कांग्रेस के द्वारा ऑलरेडी पहले जो मांग की जाती रही है। तो अगर इन विषयों पे अगर कांग्रेस मूक रहती है या कुछ नहीं कहती है तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है कि भाई आप तो बात कर रहे थे इतने लंबे समय से कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है, जिस तरह पूर्व में भी जो एलिगेशंस लगाए गए हों, मैं कुछ शब्दावली इस्तेमाल करूंगा, जिस तरह चौकीदार चोर है एक नारा दिया गया, मोदी जी ने उसी को जो है लेके और आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल खासकर कांग्रेस के द्वारा जिन मुद्दों पर बात की जा रही थी, कहीं न कहीं भाजपा या एनडीए के द्वारा अब उस पर स्पष्टीकरण के साथ जो है और निर्णायक तौर पे आगे बढ़ने का जो प्लानिंग है वो ली गई है। और इसमें अब देश को जाहिर सी बात है वो तय करना है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं जाहिर सी बात है स्पष्टीकरण और तुष्टीकरण इसी पर आधारित है। आज़ादी के बाद से लेकर जो है जाति जनगणना भी और जो है ऑपरेशन सिंदूर भी, उसका ताल्लुक सीधा हमारे पड़ोसी मुल्क से जो है। जाति जनगणना कांग्रेस बात करती रही कि नहीं, जो वो हिंदुओं की जो है जाति जनगणना, अरे प्रत्येक भारतवासी जो भारत का नागरिक है उसकी जनगणना होनी चाहिए जो। तो अब वो स्पष्टीकरण और तुष्टीकरण इसके बीच का जो अब आने वाले समय में हमें युद्ध दिखाई देगा, वैचारिक युद्ध दिखाई देगा
देखते हैं ये ठीक है, कहाँ चलिए तक जाता है। राज शर्मा जी, आपको क्या लगता है, जी। कांग्रेस को क्या लगता है अब इन्हीं दो मुद्दों पर आगे की कुछ वर्षों की राजनीतिक यात्रा चलेगी? एक और दूसरा कि जिस ढंग से आज गुजरात में प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक रोड शो किया और उस रोड शो पर जो उत्साह बना, जो दृश्य दिखाई दिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो एक लग रहा है कि चीजें वाइब्रेंट हैं, बिल्कुल जीवंत हैं लोगों के मन में, मस्तिष्क में। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री लगभग हर बड़े राज्य में आने वाले 3 महीने के भीतर ये यात्रा करेंगे और वहां एक रोड शो करेंगे। जातिगत जनगणना का काम है ही। आपके नेता भी इन्हीं 2 विषयों पर बोल रहे हैं, भाजपा ने भी यही 2 विषय चुन लिए, तो इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया कि अब इन्हीं 2 विषयों पर लड़ाई होगी, नहीं राज भाई? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहली बात कहता हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आप जैसे महान पत्रकार हो, चाहे कोई हो, कोई बच्चा जर्रा कि ये जातिगत जनगणना की जो बात उठाई थी वो कांग्रेस ने उठाई थी, विपक्षी दलों ने उठाई थी। इसमें कोई बात नहीं है, ये कुछ भी कर लें। अब आ जाइए आप ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पे जितना नीचा देश को बीजेपी ने करा, शायद भूतो न भविष्य थी। इस बात को मान लीजिए आप। और रही बात ग्राफ की, तो मोदी जी का ग्राफ पिछले 10 सालों से गिरा, तभी 240 सीट आई। और एक और बात बता दूं आपको, अगर ये और ग्राफ गिर के अगर ये 40-45 सीटें, 50 सीटें भी कम हो गई, तो ये तो सरकार नहीं बनाती थी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार पे, और अभी आगे चल के इलेक्शन होना है, वो बात अलग है कि जनता को उनकी बात पसंद आती है या हमारी आती है। मगर मैं दावे के संग कहता हूं कि जनता को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी कब तक जनता को गुमराह करेगी और उनसे झूठ बोलेगी। देखिए, विपक्ष ने पहले ही, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था, हमारे अभिभावक कि हम आपके साथ हैं। कब तक? जब तक पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सेना है। ऑपरेशन सिंदूर कह लो, युद्ध कह लो, जो जैसी जिसका वर्जन है वो कह सकता है, कहने पे किसी की पाबंदी नहीं है। उसके बाद क्या हमारा पूछने का अधिकार नहीं? जैसे आपने भी कहा था, सेना के शौर्य से कोई नहीं थी। राजनीतिक पार्टी के किस नेता की हैसियत है? देश ये भी तो देख रहा ना कि एक छोटा सा मंत्री, देखिए मेरा सेंटेंस, छोटा सा लिटिल वन, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक कर्नल के लिए कह देता है। ये भी तो देश देख रहा ना। देश जब आर्मी डिफेंस होती है भाई, तो वो जात नहीं हो सकती, चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो। खून उसका उतना ही खोलता है जितना किसी भी व्यक्ति का खोल रहा होता है। ठीक है, तो मैं नहीं समझता। और बस मैं एक आपसे गुजारिश करता हूं कि बार बार, क्योंकि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपकी शुमार 4-5 में होती है, तो मत बोलिए कि सेना के पराक्रम को चैलेंज कोई नहीं कर सकता। ठीक है राज भाई, ठीक है, कोई नेता पैदा हुआ नहीं। बिल्कुल स्वीकार है। धर्मेंद्र सिंह के पास चलूंगा, लेकिन राज भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि सेना की जात नहीं होती, उसको जात में नहीं बांट सकते। जातगत जनगणना का की माला सुमरनी हाथ में लेकर घूमने वाले भी सेना की जात में नहीं पड़ेंगे। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य, देश के एक विपक्ष के बड़े नेता, अनुभवी नेता, उन्होंने सेना की सारी जात गिना दी। और जात भी हर जाति का एक औपचारिक नाम है, एक देशज नाम है। उनने देशज वाला बताया, क्या जिसे जाटव भी कहा जा सकता है, बोले ना दूसरा नाम बोले, क्या अब बोले सब तो वहीं के पीडीए वाले हैं, इसमें भाजपा क्या लेना देना? इस सिंदूर में सारा खेल पीडीए वालों का है, लोकल लोग। अब उनने तो गोत्र बता दिए। उनसे किसी ने पूछा कि मैं ऐसा काम क्यों किए? गोत्र बता दिए भाई। जाटव भी कह सकते थे, जाटव नहीं कहा। मैं उस शब्द का उल्लेख नहीं करना चाहता, समझदार लोग समझ जाएंगे। उन्होंने क्या कहा? बोले हुआ कि वह है। तब और मुझे याद है कारगिल की विजय जब हुई थी राज भाई,
तो धर्मेंद्र जी की पार्टी के बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता है वो इनकी पार्टी के। मुलायम सिंह जी के समकक्ष उनकी गिनती होती थी हैसियत में। मोहम्मद आजम खान, उन्होंने मालूम क्या कहा था? उन्होंने कहा था कारगिल की विजय तो मुसलमानों ने दिलाई है, इसमें हिंदुओं का क्या रोल है? लो कर लो बात। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बहुत कठिन है डगर बनघट की भैया। धर्मेंद्र जी, ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना, मोटे तौर पर यह दिख रहा है कि अब यही दो विषय हैं जो आने वाले 2-3-4 साल देश की राजनीति को सबसे गहरे तक प्रभावित करेंगे, नहीं? क्या लगता है विपक्ष की तरफ से? जी जी, नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दो चीजें जो दिख रही है जी। इस पर जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, समाजवादियों का आदि से, शुरुआत से मानना रहा है कि जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये हमारा शुरू से रहा और हम लोग मांग करते रहे। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस भी, आदरणीय राहुल गांधी भी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व की ये हलफनामा देती, इसको और अव्यवहारिक बताया। जातिगत जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से विरोध किया और उसको अव्यवहारिक शब्द प्रयोग किया कि ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल और ठीक नहीं है। अचानक ऐसी कौन सी बातें हो गई, कौन सी चीजें हुई, कौन से नए परिस्थितियां पैदा हुई कि आप उसको लेके आया? तो लेके आए तो स्वागत है, इसको जनता एक एक व्यक्ति जानता है। इनकी मदर कंसर्न जो संगठन है आरएसएस, वो भी जाति जनगणना का विरोध कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर विरोध कर चुके हैं। पुराने में आज में मंडल कमंडल का जब मामला हुआ था तब भी आप देखिए किस तरह पिछड़ों के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। तो उसको इनके मुद्दा बना लेने से कि हमने कर दिया, वो जनता में इनको कोई उसका लाभ नहीं मिलना है। जनता जानती सच क्या है। दूसरी बात, भाई ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य को सलाम है, सेना की बहादुरी को सलाम है। सेना ने जितनी देश ने उम्मीद की उससे आगे बढ़ के उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट किया। लेकिन क्या 2019 में जिस तरह सेना के शौर्य पर वोट मांगे, 2024 मांगे, क्या ऑपरेशन सिंदूर को ये जब सर्वदलीय डेलीगेशन विदेशों में भेज रहे हैं, सारे पक्ष विपक्ष ने एक साथ कहा कि सरकार जो निर्णय ले, जो सेना को कार्रवाई करना हो करे, नो क्वेश्चन। तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी को अपना इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा बनाना क्या उचित है? ये जनता सब समझदार है, जागरूक है। क्या इनके पास 2021 जो 11 साल का इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें इनके लिए, जनता के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे, हमने काम किया है, हम इसलिए वोट मांगेंगे, या इसलिए कहेंगे कि सेना के शौर्य के नाम पे हमको वोट दीजिए? ये बड़ी गंभीर बात है। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए। मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूं, उससे पहले दो बातें तथ्यात्मक तौर पर देश के सामने रहनी चाहिए। हमको अच्छा लगे न रहे लगे, लेकिन तथ्य तो तथ्य रहता है, वो तो रहेगा ही। एक बात आई कि सेना के शौर्य को प्रणाम, अच्छी बात है, लेकिन ये अधूरी बात है। गंभीरता सुनिएगा, ये अधूरी बात है। सेना का शौर्य प्रणम्य है, लेकिन सेना को अपने साहस को क्रियान्वित करने के लिए जो बुनियादी ढांचा है वो सरकार ही उपलब्ध कराती है। इसलिए इसको ऐसा कहना, ये निपट वो है, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, छोड़िए, जाने दीजिए, ये अच्छी बात नहीं। ये भी जनता जानती है। S-400 खरीदना है, इसका फैसला कौन करेगा? आकाश प्रणाली डेवलप करनी है भारत में, इसका फैसला कौन करेगा? भाई धर्मेंद्र, अभी उंगली नीचे कर लो। जब बोल रहे तो उसी का ध्यान रखा करो, बाद में चेतना जागृत होने से फिर तो अवसर का इंतजार करना होगा। यही तो नहीं हुआ कुछ युद्धों में। सेना तो हमेशा बहादुर रही राज भाई, लेकिन वो भी समय था कि पांव में जूता नहीं था। सेना तब कम बहादुर थी क्या? लेकिन पांव में जूता देने वाले की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? किसकी थी जिम्मेदारी? सेना अपना जूता खुद खरीद के ले जाएगी? किसकी जिम्मेदारी थी स्वेटर की?
इसलिए आधा मत सच मत बोलिए, आधा सच झूठ से भी खराब होता है। उसमें लगता है आप छोटे मन की बात कर रहे हैं, बड़े मन की बात करिए ना। 71 की लड़ाई की जीत का श्रेय धर्मेंद्र बाबू अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है तो कारगिल की जीत का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को और ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा ही जाएगा। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बुरा लगे तो शिकंजी पियो, गर्मी भी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जाए। और एक जातिगत जनगणना पर धर्मेंद्र भाई ने कहा कि देश जानता है किसका क्या रुख रहा है। हां, देश जानता है, लेकिन सियासत में रुख बदले भी जाते हैं धर्मेंद्र भाई। आप लोग अभी नौजवान हो, ऐसी चीजें दिमाग में रखोगे रेडी बिल्कुल, तो डिबेट में आगे और अच्छा प्रदर्शन रहेगा। इंदिरा गांधी ने कहा था कि इस देश की सब, अगर मुझसे कोई पूछे सबसे बड़ी समस्या क्या है तो मैं कहूंगा जात, जात से मैं भारत को हटा दूं तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। एक विश्वनाथ प्रताप जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को लागू करने का बिल लेके आए थे तो 90 मिनट राजीव जी बोले थे और उन्होंने कहा था कि देश का नाश करने जा रहे हैं विश्वनाथ प्रताप से। 90 मिनट, वो रिकॉर्ड में है, वो कहीं जा तो नहीं सकता, वो तो 1000 साल में बाद भी रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ने 360 डिग्री पर चीजें मोड़ ली तो मोड़ ली। क्या नहीं मोड़ सकते? मोड़ सकते हैं ना, तो मोड़ ली। अब वो कह रहे हैं कि सपा से भी ज्यादा हम जात को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ये सियासत में इतनी स्वतंत्रता तो है ही ना कि राजीव जी ने जो बोला हम उससे 360 डिग्री पर डेविएट कर जाएंगे। खैर, रत्नाकर जी, ऑपरेशन सिंदूर और जात की गिनती, ये दो विषय आपने इनके लिए अपना मैदान सेट किया, दिख रहा है हमको। लेकिन यही दो विषय हैं जिन पर विपक्ष भी आपके लिए प्रश्नावली लेकर तैयार है, जिसे आप पूरे देश भर में एक वातावरण निर्मित कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके। तो राज भाई की पार्टी है, वो करी कि इतना नीचे कोई सरकार गई नहीं पाकिस्तान के संदर्भ में जितनी ये सरकार गई। राहुल गांधी तमाम सवाल पूछ ही रहे हैं, जयराम रमेश रोज सवाल उठा ही रहे हैं। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, जी देखिए अभी यहीं पे दोनों प्रवक्ता गण बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के। एक कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं अपने राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो है वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वजह से जो हुआ। पहले ये निर्णय कर लें कि श्रेय किसको देना है इंडी गठबंधन जातीय जनगणना का। देखिए विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है अपने सरकार में कि जातीय जनगणना हम कराएंगे की चिंता न करो, आधा बांट लेंगे, वो आधा बांट लेंगे, आधा इधर आधा उधर, आप आगे तो चलो। जी ठीक है। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से जो मोदी जी की अध्यक्षता में एनडीए गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसमें प्रशंसा प्रस्ताव जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और जातीय जनगणना को लेकर के प्रशंसा प्रस्ताव जो पारित हुआ है, निश्चित रूप से देशवासी एकनाथ शिंदे जी ने ऑपरेशन सिंदूर का और नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव रखा और ये प्रशंसा प्रस्ताव जो पास भी हुआ। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था ऑपरेशन सिंदूर, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने लोगों को यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से सफल रहा है और किस तरह से राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जातीय जनगणना भी प्रस्तावना जो है नीतीश कुमार जी ने जो रखा और ये प्रशंसा प्रस्ताव जो है पास भी हुआ, और हमने बताया कि किस तरह से जो देश में दलित है, वंचित है, शोषित है, जो अभी जिनकी जनगणना के माध्यम से अगर हम मुख्य धारा में लाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से यह भी एक प्रशंसनीय कार्य है। जो दो बड़े निर्णय एनडीए सरकार में लिए गए हैं, यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आ जाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और इंडी गठबंधन के ऊपर। देखिए, हमने प्रशंसा प्रस्ताव तो पास किया, आज 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है एकत्रित हुए और सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी भी एक निंदा प्रस्तावना पास कर ले।
इंडी गठबंधन का एक मीटिंग बुला ले और एक निंदा प्रस्तावना पास कर ले, और भैया उन नेताओं की निंदा प्रस्तावना पास करे जो इस पूरे ऑपरेशन में सेना के शौर्य को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे थे। अजय राय जी खिलौना लेकर दिखा रहे थे, सेना को अपमानित करने का काम कर रहे थे, तो सिद्धिरामैया जी कह रहे थे कि हमला मत करो, हमला नहीं होना चाहिए। तो इनके जो नेतागण है उनके ऊपर एक निंदा प्रस्ताव पास कर ले तो देशवासी भी समझ जाएंगे। अभी राहुल भाई कह रहे थे ना कि हम आपके साथ हैं, अभिराज शर्मा कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। तो भैया ये निंदा प्रस्ताव पास करके और देशवासियों को बता दे कि नहीं, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे। देखिए, राजनीति आप करिए, सही बात है, लेकिन अगर देश से इतर, सेना के मंशा से, सेना के शौर्य पराक्रम से इतर अगर आपकी मंशा है, आपकी मंशा वही है जो पाकिस्तान के नेताओं का जो वक्तव्य है, वो राहुल गांधी का वक्तव्य है, आपके नेताओं का वक्तव्य है, तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, देखिए हम प्रचार नहीं कर रहे हैं कहीं भी, ऑपरेशन सिंधु को लेकर के हम कहीं पे भी वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन देश की जनता यह जानती है कि 26/11 हमला होने के बाद कौन हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, और 2014 के बाद जितनी बार भी भारत में आतंकवादी हमला हुआ है उसका मुंहतोड़ जवाब किस सरकार ने दिया है। और इस 140 करोड़ जनता को विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जो एक सशक्त और समृद्ध भारत जो बना रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी के, 10 सेकंड लूंगा, पार्टी के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, कह रहे थे कि मुद्दे को भटका रहे, क्या किए, हाँ ये सारी चीजें बता रहे थे। मैं अभी आपको 2 दिन पहले की बात बता दे रहा हूं, और देशवासी भी इस चीज को जान जाएंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 5वें नंबर की थी, और IMF का आंकड़ा जो जारी हुआ उसमें हमने, हमारे नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 4थे स्थान की हो चुकी है, हमने जापान को भी पछाड़ दिया। तो हम देखिए विरासत की भी राजनीति करते हैं और विकास की भी राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये निगेटिविटी, नकारात्मक राजनीति करते हैं, जो देशवासी अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। रत्नाकर जी, अभी रुकना होगा। राज भाई, भाजपा कह रही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वोट नहीं मांगेंगे, फिर क्या तकलीफ है? आपकी सारी तकलीफ यही तो थी कि मैं वोट मांगेंगे, वो कह रहे हम वोट नहीं मांगेंगे इस सिंदूर को लेकर। ना, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, सबको आजादी है देश में बोलने के लिए और सुनने के लिए, GST नहीं लगता। लेकिन बस एक अफसोस है, जैसे इन्होंने कहा कि विपक्ष निंदा प्रस्ताव पास करता, तो भाई मैं भी एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक प्रस्ताव पास और कर देती कि सारे मिनिस्टर अब डांगरी पहनेंगे। इतना बड़ा पेट, कम से कम डांगरी पहनना, ये देश की जनता, और सुन लीजिए आप, स्पेशल उत्तराखंड, हिमाचल जैसे पूर्व सैनिक सब देख रहे हैं, आपको हक था ये डांगरी पहनने का? जिन जनरल ने, जिस ब्रिगेडियर ने सिंदूर को जीता, उनको नहीं पहना रहे आप? एक हेलमेट लिए आदमी चल रहा है, कल को अमिताभ भाई आप भी डांगरी पहन के बैठ जाना, और रत्नाकर भाई आप भी डांगरी पहन के बैठ जाना, ये भी जनता देख रही है। और एक और बात जानना चाहता हूं, बताइए आप अंग्रेजी समझते हैं? एट द स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, इसका क्या मतलब होता है? हिंदुस्तान का बच्चा लेबर जो घर में काम करते हैं वो भी अंग्रेजी समझते हैं। क्या होता है? ये अच्छा शोभा दिया था आपने, और आप क्या नई बात बोलते हैं? हम तो विपक्ष में हैं, आप में कमियां निकाल रहे, आप अपनी अच्छियां बताओ ना, क्या अच्छा काम किया आपने? मुझे 2 काम बता दो जो प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट होने के बाद कही। और अध्यक्षता कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री की, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर लेते, क्या जा रहा था वहां? नहीं डरेंगे, क्यों नहीं आए? ये जवाब नहीं है। और अमिताभ दादा, मैं बोलना नहीं चाहता, भीड़ कैसे लाई जाती है सबको पता है। आज की तारीख में आदमी के पास कमाने का टाइम नहीं है, उसके पास उसकी रोटी और लहसुन की चटनी के लिए तरस रहा है। ये मत जाइए कि आज उनके संग भीड़, ठीक है राज भाई, 30% सत्ता के संग जाती है। हम मान लेते हैं, रत्नाकर आ रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जो राज भाई कह रहे ठीक है, भीड़ कैसे आती है, तो ये फार्मूला केवल मोदी पर नहीं, राहुल गांधी पर भी मैं लागू करूंगा। उनके यहाँ आई भीड़ को भी मैं ये वही कहूंगा कि वैसे ही आई है जैसे उनकी आई, ठीक? सब पे लागू हुए, सब पर लागू, तो फिर ईमानदारी की बात कहो तो मैं सहमत हूं, मैं देश का नागरिक आ रहा हूं। रत्नाकर जी आ रहा हूं,
ठीक, मैं आऊँगा। लेकिन राज भाई ने कहा कि भाई चलिए रत्नाकर जी कुछ कहने चल, पहले उनका उत्तर सुन ले, फिर मैं अपनी एक टिप्पणी करूँगा। रत्नाकर जी, आपने उनको सुना? बोलते रहेंगे। रत्नाकर जी रिस्पॉन्ड करिए। किस तरह से राज भाई जो है, राज भाई की पार्टी, पूरी पार्टी देश में गलत जो है प्रस्तुतिकरण करके और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। मैंने शुरुआती तथ्यों में भी कहा कि ना इनको सेना के ऊपर भरोसा है, बदनामी वाले ना काम इनको विदेश मंत्रालय के ऊपर भरोसा है। भरोसा तो सिर्फ गैलेंट्री अवार्ड दे दें, जो प्रधानमंत्री कहते हैं उनका बयानबाजी के ऊपर बदनामी भरोसा है। पहले बताइए आप, ये कह रहे थे का अभी काम करो और गैलेंट्री अवार्ड दे दें, आपको नहीं चलेगा। विदेश पहले बताओ, मंत्रालय ने बदनामी का काम करें और गैलेंट्री बात अवार्ड पूरी दे दें, जाएगी, नहीं होगा, बात पूरी जाएगी। नहीं होगा। बीच में अगर बोलेंगे तो बात पूरी जाएगी। आपकी सच्चाई हमें बतानी है। राज भाई, आप अरे आप प्रश्न का मेरे जवाब प्रश्न दे का रहा नहीं हूं, है, जनता मैं तय विपक्ष हूं, करने दीजिए, मैं जनता विपक्ष तय हूं, मेरे करेगी प्रश्न सही का क्या है, जवाब गलत दोगे। क्या है। आज भी निठल्ले जनता गल्लर को तय की कर तरह लेगी पूछ रहे हो राज आप। भाई। आप कैसे सवाल पूछोगे? विदेश अरे मंत्रालय भाई, सत्ता ने आप चला रहे हो, स्पष्टीकरण दिया सागर है, भाई, सत्ता स्पष्टीकरण आप दिया चला है रहे हो, कि जवाब आपको देना एस जयशंकर ने है। कहा जवाब कौन है कि देगा? ऑपरेशन क्या सिंदूर के नकारेपन के लिए गैलेंट्री शुरुआती अवार्ड दे चरण दें में आपको? जो हमले हुए थे, अरे मुझे इतना उसके बताओ, बाद क्या गैलेंट्री अवार्ड दे पाकिस्तान दें? को फोन ये किया इतने गया, बड़े बड़े पेट लेके DGMO को फोन डांगरी किया गया पहन और ली? बताया गया अरे कि देश हमने के जर्नल उनके की फोटो क्यों मिलिट्री नहीं के है? ऊपर एक्शन नहीं डीजीएमओ लिया की है, फोटो क्यों नहीं हमने है? सिर्फ कर्नल सोफिया की आतंकवादियों फोटो के क्यों ऊपर नहीं है? एक्शन लिया योगिता है। सिंह की जो फोटो क्यों नहीं है? हमारा क्या ये हमने नहीं देख कहा रहा था देश? कि हम इस पे आतंकवादियों नहीं आ को रही आपको छोड़ेंगे शर्म? नहीं, लेकिन रत्नाकर फिर भी जी, आप शर्म गलत आ रही नहीं तथ्यों आ रही? तरीकों से बताइए पेश आप। करने की अरे कोशिश कर आपको रहे हैं। शर्म आ रही नहीं आ अब रही? आप ये बताओ, बताइए, पहले आप बताओ। लोगों के राहुल ये गांधी एक ही थे कोई इस तरह का ब्रिगेडियर वक्तव्य नरेंद्र देते हैं दास कि मोदी सख्ती साहब, से हमको, आपका ब्रिगेडियर सख्ती लिखने से लगे जो है इनके वो पहले। विरोध है, अरे सख्ती बात से। तो सुनो, अरे भैया, माँ ब्रिगेडियर दुर्गा लिखने से आप लगे। विरोध करेंगे, अरे कम से कम और डिफेंस बोल मिनिस्टर करके को वो तो सम्मान दे फंस देते। गए। अब उसके अरे बाद पूरी डिफेंस पार्टी मिनिस्टर जो को है ही दे सफाई देते देने लगती सम्मान। है कि सख्ती का आपने क्या मतलब कर ये दिया? नहीं था, सख्ती का मतलब मोदी वो जी तो था। ऑपरेशन यहाँ तो सिंदूर नहीं लिख विदेश सकते। मंत्रालय स्पष्टीकरण दे रहा है अगर कि ऑपरेशन सिंदूर हमने तो अंग्रेजी में कहा ही लिखाना नहीं, हो हमने तो तो बताया ही मोदी नहीं। जी वो हम नहीं तो लिख शुरुआती सकते। चरणों के आप हमले के पहन के बाद चल हमने रहे, बताया हेलमेट लिया हुआ है। कि हम ये ऐसे हमला जो है ऐसा वो मेरा कोई मिलिट्री पे सैनिक नहीं है, दिखता, वो देश ऐसा पे कोई हमला मेरा नहीं है, ये जर्नल नहीं आतंकी दिखता। शिविरों पे ये हमला इतना है। बड़ा पेट जी। वाला मेरा जर्नल नहीं है। ये सोचे मेरा ब्रिगेडियर नहीं है, इतना पेट लिए डांगरी पहने हुए कहीं नहीं ये है। व्यक्तिगत जनरल की जो है फोटो लगा देते, टीका टिप्पणी अरे राज भाई कर्नल की शोभा नहीं फोटो देता। लगा देते, क्या आप लगाते? एक शोभा वरिष्ठ देता है प्रवक्ता है, देश इस के। तरह का नहीं नहीं व्यक्तिगत रतन टिप्पणी भाई, शोभा नहीं जितना देता। टॉर्चर आप प्रधानमंत्री के ये ऊपर सरकार व्यक्तिगत टिप्पणी देश मत की करिए। जनता को कर रही है। आप बताइए अच्छा, कि आप भारतीय विपक्ष जनता के पार्टी नेता ने को कहाँ कर पे दो। क्या किया। आपको शर्म नहीं जातिगत आती? जनगणना आपको तो हम अगर गैलेंट्री कर अवार्ड रहे दे दे हैं, क्या? हम नहीं, देशवासियों को आपको जो गैलेंट्री दलित अवार्ड दे वंचित दे और क्या? शोषित लोग हैं, आपको उनको शर्म अगर आती है? मुख्य धारा में आप लाने के विपक्ष लिए के जो नेता छूट को गए कुछ कह दो। बेचारे, तो हम क्या के गलत नेता कर हमें रहे हैं। कुछ कह दे। और आप अपना शर्म कहाँ पीठ गई आपकी? थपथपा रहे हैं कि नहीं, अरे राहुल कब गांधी शर्म कहाँ गई? जो है पहले मांग अच्छा रहे एक मांग बात कर का रहे जवाब थे। दे दो, अरे जब आंख से जहां आंख जरूरत मिलाकर। भारतीय अरे जनता एक पार्टी बात का सरकार जवाब को दो, रहेगी, क्या तब वो सही समय प्रधानमंत्री पे जी सही को निर्णय ये लेगी। डांगरी वाली ड्रेस पहननी थी? क्या प्रधानमंत्री जी को ये डांगरी पहननी थी? क्या वो इस लायक ये भी है राहुल कि गांधी का जनरल टी की शर्ट ड्रेस पहन पहन के ले? ऐसे ऐसे करते हैं, क्या जरा शर्म उनके नहीं ऊपर आती टिप्पणी आपको? कर दिया करिए। कोई भी वो लोअर राजनीतिक पहन के पार्टी, सदन में कोई पहुंच भी जाते हैं, राजनीतिक जरा पार्टी उसके जनरल ऊपर से बड़ी टिप्पणी नहीं कर है। दिया कोई करिए। भी जो राजनीतिक पार्टी जो इन्हीं से बड़ी पहन नहीं के है। सोने आप वाला लोग को ड्रेस शर्म होता आनी है, चाहिए। उसको पहन कर अरे तो संसद के छोड़िए, अधिकार को पहुंच अभी जाते हैं। देखना, राहुल अभी देख गांधी लेना, का जरा अब देखिए, चुनावों अपने में उनको देखना, समझाइए जरा, जितना वो ज्यादा बदनाम अच्छा रहेगा। देश को आपने कर देश दिया, आगे बढ़ रहा है, इतना निरंतर बदनाम प्रगति कर किसी रहा है। सरकार ने नहीं किया। अरे गलतियां हो जाती हैं, आपने तो गलतियों की राहुल गांधी से तो बार बार होती है। अब करना चाह राहुल गांधी से देश की बार बार होती जनता है की। गलतियां, बताइए। अरे जे राहुल गांधी इमोशन तो से जो है खेले हो, पाकिस्तान की देश की भाषा बोल जनता। रहे हैं, देखो उनको मैंने बोलना नाम नहीं लिया चाहिए। लीडर ऑफ आपके। अपोजिशन आप है कि देखिए लीडर ऑफ बदतमीजी पाकिस्तान की है, ये प्रकाशता। बताइए। वो लीडर ऑफ नेता का पाकिस्तान नाम है। बदतमीजी से लेते राहुल हो, गांधी मैं कौन है फिर भाई? तमीज से लीडर ऑफ लेता हूँ। अपोजिशन है कि मैं लीडर ऑफ आपको पढ़ा पाकिस्तान लिखा है, ही ये नहीं बता मानता हूँ। दीजिए। बार बार क्यों गलतियां करते हैं? अनपढ़ बार बार वो आप क्यों लोग भाषा नाबालिग बोलते हैं लोग हो, पाकिस्तान की?
नहीं नाबालिग बोलना लोग चाहिए ना। 2014 के बाद पैदा हुए हो। एक मिनट, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी, रत्नाकर जी को भी। भाजपा कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दल है भाई, रुक जाइए। शैलेंद्र दुबे जी, कोई मान कहे या ना कहे, चाहे या ना चाहे, मुझे लग रहा है कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में ऑपरेशन सिंदूर ही मुद्दा बन गया है। इसी पर आगे की राजनीति आकर टिकेगी। शैलेंद्र दुबे जी। जी बिल्कुल अमिताभ जी। और इस तरह से देखिए, है क्या, सोचने वाली बात यह है कि जो कहते हैं ना कि सेना के सौर पे कोई सवाल नहीं उठाता,
तो युद्ध जो है सिर्फ डायरेक्ट फेस ऑफ में नहीं लड़ा जाता, शुरू से लेके जो है उसके बाद सरकार का भी काम होता है नेगोशिएशन की टेबल पे आके, क्योंकि जो समझौता है या वो सारी चीजें वो सरकार करती है। तो 1948 में जो हम जीते थे तो फिर क्या हुआ, फिर उसी समय जो है हमें वो पीए को ले लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया गया? 65 में हमारी विजय हुई थी, क्या हुआ था? जो 71 में हमारी विजय हुई थी, क्या हुआ था? एक तरफ ये कहना कि शाब्दिक तौर पे हम पराक्रम पे सवाल नहीं उठाते, अगर सेना ने मान लीजिए कोई युद्ध जीत के आपको दे दिया है देश की सरकार के समक्ष, उसके बाद सरकार कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं कि 65 में कौन सरकार थी, 71 में कौन सरकार थी, और सरकार जो है समझौते के टेबल पर जाके अगर चीजें बिल्कुल, जीत का मतलब क्या होता है? किसी चीज की प्राप्ति। आपको क्या प्राप्ति हुई? आप 65 में जीते, आप 71 में जीते, प्राप्ति क्या हुई? तो आपने सेना के मनोबल को तोड़ा है या बढ़ाया है? जरा बताइए। एक देशवासी होने के नाते मैं जानना चाहता हूं जो है। और अभी जब आज की जो स्थिति, जो तमाम ये लोग प्रश्न खड़ा करने का कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, अरे भाई ये कंडीशनल बेल है पाकिस्तान को, जस्ट लाइक एक लेमन की भाषा में कहना चाहूं तो इट इज जस्ट लाइक ए कंडीशनल बेल। वो कैसे कि वैश्विक परिस्थिति में आज जो इजराइल है, वहां पर जो हमास जिस तरह का जो आए दिन जो प्रयास करता है, ठीक स्थिति वही पाकिस्तान की है। तो इजराइल ने क्या नीति अपनाई है कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का आतंकी हमला, हम उसको युद्ध की तरह कर लेंगे, और वो जवाब देता है तुरंत, वो किसी की नहीं सुनता। जो भारत को भी इसी उस पे आना पड़ेगा। उसके समकक्ष आर्थिक तौर पे जो तमाम प्रतिबंध लगाए हैं उनको तो सरकार ने जारी रखा है ना, उनका परिणाम 1-2 दिन में तो आएगा नहीं। और जो भी हम काम कर रहे हैं, हम पैनल पे मान लीजिए आप बैठे हैं, अमिताभ जी मेरी बात को अन्यथा मत ले जाएं, आपको भी एक पारिश्रमिक मिल रहा होगा। जीवन में मानव मात्र जो भी काम करता है वो बिना अर्थ के संभव नहीं है। तो जो 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 ये सारे मूव लिए जा रहे हैं उनका सीधा संबंध अर्थ से है। तो सरकार के द्वारा जितने भी बड़े व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो आर्थिक तौर पर युद्ध तो है, वो जारी है। और जो सरकार की तरफ से संसद के तमाम सदस्यों का डेलीगेशन विभिन्न देशों की राजधानियों में गया है, वो डिप्लोमेसी का पार्ट तो है। और क्या है, क्यों नहीं बताना चाहिए? और सीधा अब तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग यूएन में सीधा जो पाकिस्तान का नाम लेके बोलते हैं कि भाई इनकी तरफ से जो आतंकवाद है वो परोसा जा रहा है, साक्ष्य दिए जा रहे हैं। तो अब इसमें आपको क्या आपत्ति है? और जो ये तमाम बात कहते हैं ना कि सरकार, तो सरकार तो केंद्र में एक है, उसके साथ साथ राज्यों में तमाम सरकारें हैं ना साहब। सारी जगह भाजपा की सरकारें तो नहीं है, जो है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जो है घुसपैठ क्या मतलब जो है सिर्फ सेना का ही काम है बॉर्डर पे, जो है उसके बाद अगर लोग आ जाते हैं अनैतिक तरीके से तो उनकी जो जवाबदेही नहीं बनती। जो है तो विश्लेषण अगर किया जाएगा तो उसको समावेशी और बहुत ही व्यापक परिवेश में देखने की आवश्यकता होगी। सिर्फ आप उसको इतना सीमित कर दें वो उचित नहीं है। जब मामला देश का है तो आपको जो है उसी तरह से देखना पड़ेगा। जो ठीक बात। धर्मेंद्र सिंह जी, सेना को संसाधन, सेना को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सेना को अनुकूल वातावरण, ये सब कुछ सरकार ही मुहैया कराती है, सरकारें ही मुहैया कराती हैं। ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक। और भारत और पाकिस्तान में अंतर है। भारत में देश की सेना है, पाकिस्तान में सेना का देश है। ठीक। हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था निर्णय लेती है, राजनीतिक नेतृत्व निर्णय लेता है, सेना उसको क्रियान्वित करती है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सेना के लिए हर तरह के इंतजामात रहें। तब उसमें ये कहने में परहेज क्यों कि ना बोले भाई सरकार का नाम ना आ जाए कहीं, इतने ही बोलेंगे केवल कि सेना को प्रणाम, सेना के साहस को प्रणाम, बोले बाकी सरकार, उन्होंने सरकार से क्या लेना देना? धर्मेंद्र सिंह जी, ये आपको नहीं लगता है बचकानी बातें हैं, इनसे उबर जाना चाहिए? क्योंकि अब इनमें कुछ जूस नहीं है, इनमें पॉलिटिकल जूस भी नहीं बचा। इस तरह की मानसिकता में अब कुछ ऐसा भी नहीं कि 4 वोट घट सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। क्योंकि सबको पता है कि अगर एक मिनट रुक जाओ बाबू, इंदिरा गांधी को हम क्रेडिट दे सकते हैं 71 का, लेकिन मोदी को नहीं देंगे, वाजपेयी को नहीं देंगे। क्यों? बोले नहीं वो सेना की बहादुरी थी, और 71 में बोले वो इंदिरा जी की बहादुरी थी। धर्मेंद्र सिंह, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा अभी शुरुआत में ही कि किसी समय सेना के पास जूते नहीं थे, जैकेट नहीं थे। उस समय का जब जिक्र होगा तो ये सवाल उठता है। तमाम तब से गंगा में पानी बढ़ा, बहुत कुछ गया।
जब आप सेना के शौर्य को वोटों में तब्दील करना चाहेंगे तो ये डेमोक्रेटिक देश है, सरकारें बदल सकती है। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और हो सकता है, इसके पहले कोई और था। तो जो राजनीतिक नेतृत्व सवाल पूछा जाना चाहिए वो पूछा जाएगा। जब सेना बहादुरी से कर रही थी, आप अगर 2025 की बात करें तो हमेशा क्यों 48 71 चले जाते हैं भाई। 2071 से 48 से लेकर के भारत कितना इंपावर्ड हुआ है, कितना मजबूत हो गया है। देशवासियों की संख्या के आधार पर, मेहनत के आधार पर, सेना के आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर हर जगह आगे गया है। आप हमेशा पीछे से क्यों आगे और तमाम विकसित लोग तुलना करिए। दूसरी बात, जब इतिहास में सेना के शौर्य की, ऑपरेशन सिंदूर की, उनके ताकत की, पराक्रम की जब बात होगी तो सवाल नेतृत्व से ये जरूर पूछा जाएगा, क्या ट्रंप ने जो कहा कि अब दोनों को मैंने डांट दिया है, दोनों देशों को कहा कि अगर तुरंत सीज फायर नहीं हुआ तो मैं व्यापार नहीं करूंगा, तो डर के किया कि नहीं किया? ये सवाल जनता पूछेगी। इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब देने की जरूरत है। जब ये हो सकता था कि हम 48 में 71 में नहीं कर पाए, पीओके आज ले सकते थे, तो अचानक कहां से सपना मोदी जी को आया और 2 घंटा पहले ट्रंप ट्वीट कर देते हैं। और ट्रंप भी इसलिए नहीं, कोई नगर निगम के सभासद नहीं है, ट्रंप अमेरिका के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, माय फ्रेंड ट्रंप, वो करते हैं। तो सवाल ये है कि ये तो पूछा जाएगा कि आपने भारत की संप्रभुता का समझौता किया क्या? जो बायलैटरल जो सीधी बात थी उसको आपने उससे कंप्रोमाइज किया कि नहीं किया? दूसरी बात, भाई रत्नाकर जी तमाम बयानों की बात कर रहे थे, एक बार भी इनको विजय शाह पर जबान नहीं खुल रही है। विजय शाह मंत्री हैं कि नहीं, सब पूछ लीजिए, जेल में है, कहाँ है, कुछ जानकारी हो तो दे दें। क्या हरियाणा के जो सांसद जी कह रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी जो नारी बंधन विधेयक लेके आई वो वही कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं? क्या जो ठीक है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरी सेना मोदी जी के पैरों में गिरी है, उससे सहमत है? अगर नहीं सहमत है तो क्या कार्रवाई की? इस पर नहीं, दूसरे को आप विपक्ष के सवालों से बड़ी चिंता है, विपक्ष सवाल न करे। आप अभी रुकना होगा, अब रुक जाओ, अब बातें रिपीट होंगी, अब रुक जाइए, अब रुकना होगा, अब रुक जाओ। धर्मेंद्र सिंह ने कई बातें कही, उस पर एक जो टिप्पणी मैं करूंगा कि संसदीय बहसें और डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन, संवाद, इनको जो लोगों ने ठीक से फॉलो किया है, देखा है, समझा है, पढ़ा है, वो इस सत्य को जानते हैं। संसद में भी जिनका किसी से रामजुहार भी पहली बार नहीं हुई होती, उनको भी जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं मेरे मित्र भूपेश गुप्ता जी ने कहा, मेरे मित्र सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे, मेरे मित्र वाजपेयी जी कह रहे थे, यही बोला जाता है। ये नासमझी है, इसको समझो। और विदेशी मामलों में भी यही बोला जाता है, माय डियर फ्रेंड हिज एक्सेलेंसी, माय डियरेस्ट फ्रेंड हिज एक्सेलेंसी, यही बोला जाता है, ठीक है ना। ये कोई एटा इटावा के मोहल्ले की राजनीति नहीं ना बाबू, कि तमंचा लेके बड़ा दौड़ा देंगे, ये नहीं होता है, ऐसा ही बोला जाता है। इसके लिए सीखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सीखिए। बड़े नेता ऐसी गलती ना करें, कार्यकर्ता करे तो क्षम्य है, लेकिन बड़े नेताओं को ऐसी गलती नहीं करें। एक में रुक जा, भी नहीं, बीच में नहीं। दूसरी बात धर्मेंद्र ने बार बार उठाई वो ये कि वो कांग्रेस ने भी उसको उठाया कि भाई वोट नहीं मांगा जाना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन राजभाई को स्मरण कराऊं, धर्मेंद्र कह रहे थे कि इतिहास, बिना इतिहास के तो वरना वर्तमान चल सकता है ना भविष्य चल सकता है। इतिहास से नहीं सीखेंगे तो क्या वर्तमान में करेंगे और क्या भविष्य की नीति बनाएंगे? ये तो बिल्कुल ही नासमझी की बात है कि इतिहास पर चर्चा नहीं करो। इतिहास के बिना कोई भविष्य बनता है? खैर, मैं राजभाई को स्मरण करा दूं, जब 71 की लड़ाई समाप्त हो गई, जो भी उसमें फिर निर्णय बाद में हुआ, छोड़ा छाड़ी हुआ सैनिकों को, वो अलग विषय, उस पर विवाद है, मैं नहीं जाता। लेकिन लड़ाई सेना ने शौर्य के साथ लड़ी, इस बात सच है। इंदिरा जी का नेतृत्व भी बड़ा था, प्रभावशाली था, अद्भुत था, इसलिए उनकी प्रशंसा हुई। तो लोकसभा का चुनाव तो हो ही चुका था, युद्ध से पहले ही हो चुका था। बहुत सारे लोगों के इंप्रेशन है कि युद्ध के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, नहीं, मार्च में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया था, दिसंबर में युद्ध हुआ था। तो राजभाई, केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने 8 राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी, बोले जल्दी चुनाव करा लो, माहौल इस वक्त टाइट है। क्या माहौल इस वक्त टाइट है? एक चिट्ठी लिखी गई एआईसीसी से, हर राज्य को, कार्य जिले तक को भेजी गई। धर्मेंद्र आप भी समझ लो, आगे काम आएगी, ठीक, क्योंकि आप अलायंस में हो, इनका अच्छा बुरा दोनों आपके कंधे पर रहेगा, बेताल की तरह।
चिट्ठी में लिखा गया कि इंदिरा गांधी दुर्गा क्यों हैं, उन्होंने कैसा शौर्य किया, कैसा पराक्रम किया, कैसे तोप गोले चला दिए, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, और कहा गया ये बात घर घर जाके बताओ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा ताकि जनता इस बात को समझे वोट देते समय। ये वोट मांगना नहीं था, ये सत्यनारायण कथा थी, ये अखंड रामायण हो रही थी। और मैं इसमें बुरा भी नहीं मानता, लीडर की लीडरशिप पर वोट नहीं मांगा जाएगा तो किस पर मांगा जाएगा? चने मुरमुरे पर वोट होगा? कैसी बात कर रहे हो? ये हुआ इस देश में। अब सब लोग एकदम गौतम बुद्ध हो गए, बोला ना वोट नहीं। अरे वोट मांगा जाना चाहिए भाई। हम प्रधानमंत्री को किस लिए बैठालते हैं, सरकार किस लिए चुनते हैं? क्यों? जैसे स्थितियां आए तो विकट पराक्रम हो तो उसको श्रेय भी देंगे। कंजूसी मैं नहीं कर सकता, जिनको करनी है वो कंजूसी राजनीतिक कारणों से करें, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं। मैं इंदिरा गांधी को भी अच्छा बताता हूं 71 में, और नरेंद्र मोदी को भी। मुझे सपा में या बसपा में कांग्रेस से टिकट तो नहीं लेनी ना, इसलिए ये स्वतंत्रता मुझे हासिल है। और मैं ये सवाल भी उठाऊंगा कि सेना के पास जूते क्यों नहीं थे। छोटी बात है क्या? किसको छोड़ दो, इरेज कर दो, डिलीट कर दो, ये सवाल मत पूछो। गरीब से गरीब मुल्क भी सेना के लिए जूते की व्यवस्था तो करके रखता है ना। और एक बात रत्नाकर जी पहले कुछ कहना चाह रहे थे, रत्नाकर जी आपको, तो फिर मैं एक आखिरी में बात कहूंगा। एक ये बात जो राज भाई ने उठाई है कि फोटो किसका लगा और क्यों लगा, बाकी के क्यों नहीं लगे, इस पर मैं एक टिप्पणी करूंगा। रत्नाकर जी। जी देखिए, विपक्ष कह रहा आप वोट मांग रहे हैं सिंदूर के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर को आप पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर वोट मांगने की का काम कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। देखिए, आज जनता को, अमिताभ जी, अगर आप समझते हैं कि वोट मांगने मात्र से अगर जनता वोट दे देगी, तो आप, राहुल गांधी तो हर जगह बहुत सारे मुद्दों पे वोट मांगते हैं, मिलता है क्या? मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम सेना के शौर्य पराक्रम के ऊपर कभी भी वोट मांगने नहीं जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन साथ में जनता ये भी देखती है अमिताभ जी कि किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है हमने पाकिस्तान को जब जब हमारे ऊपर हमला किया, हमने करारा जवाब दिया। इन्होंने 26/11 के बाद जवाब दिया, चुप होकर बैठ गए, मनमोहन जी बैठ गए चुप होकर। अभी मैं आना चाहूंगा अमिताभ जी, अभी धर्मेंद्र जी की बात पे, ये कह रहे थे कि सवाल पूछे जाएंगे, सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मैं कहता हूं आप सवाल पूछिए, एक नहीं 100 सवाल पूछिए, लेकिन सवाल पूछिए, जनता को गुमराह मत करिए कभी भी। आप अभी जो ट्रंप की बात कह रहे थे कि ट्रंप ने कहा कि मैंने जो है युद्ध रुकवा दिया, ट्रंप के बाद में आपकी विश्वसनीयता कितनी है ये बता दीजिए। तीसरे का इंटरफेरेंस क्या भाई साहब, पूरी बात तो कर लूं। नहीं, तीसरे बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए, बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए, आपने जो कहा है उसी पर डिनाई किया। नहीं रत्नाकर जी, क्या ट्रंप के कहने पर युद्ध रुका? कि ट्रंप की धमकी देने पर हम व्यापार प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप ने कैसे भारत पाकिस्तान के बीच अगर सीधी बात हो रही थी तो ट्रंप ने कैसे 2 घंटे पहले ट्वीट कर दिया? और ट्रंप ने एक नहीं कई बार कहा, ट्रंप ने दुबई में क्या कहा? क्या प्रधानमंत्री जी की जुबान खुली कि नहीं ट्रंप झूठे हैं? कभी कहा कि ट्रंप झूठे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा ट्रंप झूठे हैं? क्यों बताइए ना, नहीं ईमानदारी से बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? छोड़िए सब बात, सेना को छोड़िए, आप वोट मांग रहे हैं तो आप बताइए। एक आम जनता का सीधा सवाल है, ट्रंप के कहने पर आप सीजफायर किए? क्या ट्रंप की बात पर भरोसा किया जाए? उसने कहा भारत पाकिस्तान प्रधानमंत्रियों को मैंने कहा कि अगर तुरंत नहीं बंद हुआ तो हम व्यापार बंद कर देंगे, या कहा कि अगर युद्ध नहीं करोगे 10 लाखों लोग मर जाएंगे। ये धमकाया कि नहीं धमकाया? यही तो प्रधानमंत्री जी कहलाइए ना। प्रधानमंत्री जी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप होता तो है भारत के आंतरिक मामलों में निर्णय लेने वाला, भारत की सुरक्षा के मामलों में निर्णय लेने वाला। जवाब दूंगा। क्या ट्रंप का एक भी बयान है? मैं 2-3 चीजें रखना चाहता हूं। भारत में अभी रुकना होगा, अभी रत्नाकर जी अपनी बात कर लें। जी जी रत्नाकर जी, भैया जल्दी समेट। देखिए अमिताभ जी, मैं यही कह रहा था अभी,
दो तीन चीजें हैं, बस दो बातें रखूंगा। एक तो पहली चीज की, अगर ट्रंप की बातों पे भरोसा करते हैं और उनके वक्तव्य को कोट करते हैं, तो उनके वक्तव्यों को कोट क्यों नहीं करते हैं जब उन्होंने कहा कि सीज फायर में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जब आके कहते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो हमारे डीजीएमओ को फोन किया तब जाके सीज फायर को इनिशिएट किया गया, ये उनकी बातों को क्यों नहीं भरोसा करते। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, सवाल पूछिए, बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन 2-3 सवाल हम भी पूछेंगे कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी जी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो कौन सा एग्रीमेंट बना रहे थे जिस पे साइन कर रहे थे और सोनिया गांधी पीछे खड़ी थी। जरा बता दीजिए देश की जनता को, चाइना के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा आगे कम्युनिस्ट तक छोड़ दीजिए। आज कम्युनिस्ट का कहाँ लेना देना बचा भारत में, ज्यादा कम्युनिस्ट छोड़ दीजिए। मुझे लग रहा है 1 घंटे बहस हो गई। और एक चीजें बड़ी रोचक हैं। 71 के युद्ध के बाद 72 में जब कुछ विधानसभा राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त वैसे पोस्टर लगता था राज भाई, जैसे सिनेमा का लगता था वैसे नेताओं का लगता, चुनाव में लगता था, है ना। उस पर पीछे लेई लगा के चिपकाया जाता था ऐसे, है ना, एक बड़े साइज का। तो उसमें इंदिरा गांधी को भी ऐसे ही दिखाया गया था, क्या देवी के रूप में, क्या अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित इंदिरा जी, जी हां, दिखाया गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि उतना ना बोलो जितने में फंस जाओ, फिर फंस जाओगे। दिखाया गया था, वोट भी मांगा गया था, सारे काम हुए थे, भगवान का नाम लेके अच्छे से हुए थे, जीते भी थे आप। तो इसमें क्या है, कड़वा कड़वा थू नहीं करो। और दूसरी बात मैं कह दूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि धर्मेंद्र जी ज़्यादा उत्साह में थे तो वो कह गए कि ये क्यों नहीं बोला भारत ने कि ट्रंप झूठा है। मैं फिर विनम्रता से कहूँगा, ये एटा इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, जालौन, कुशीनगर, पडरौना में लड़कों की लड़ाई नहीं है मेरे भाई। आप कैसी नादानी करते हो? दुनिया में कोई किसी के लिए ऐसा बोलता है क्या? ये खेत मेड़ की लड़ाई है क्या? बोला गुड्डू तमंचा लिया, मार फायर झोंक दे, ऐसा होता है क्या? कोई बोलता है किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, कोई एक दूसरे को कि तू झूठा बोले, तू झूठा बोले, तेरा बाप झूठा बोले, तेरा बाबा झूठा, ऐसा बोलता है कोई? यार कुछ तो सेंस रखो। दूसरी बात, हम भारत सर के विदेश मंत्री ने कहा, भारत के रक्षा मंत्री ने कहा हमको स्वीकार्य नहीं। क्यों स्वीकार्य नहीं? भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि कोई मध्यस्थ नहीं, भारत का रक्षा मंत्री कह रहा कोई मध्यस्थ नहीं, मंत्रालय कह रहे कोई मध्यस्थ नहीं। ये भारत की सरकार नहीं है। बोलो ना, हम नहीं मानेंगे तो आप नहीं मानेंगे तो फिर तो ठीक है, आप मत मानिए। ट्रंप ने तो छणे रुष्टा छणे तुष्टा कई ट्वीट किए हैं। आप इस ट्वीट को लेकर घूमोगे, रत्नाकर उस ट्वीट को लेकर घूमेंगे जिसमें ट्रंप ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने कोई मध्यस्थता नहीं की। तब इतना तो समझ रखना होगा ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किधर ले जाना चाह रहे हैं देश को। हम ट्रंप की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे क्या भारत में? और कल प्रधानमंत्री ने इस बात को नीति आयोग उस एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा कि भारत का पाकिस्तान के प्रस्ताव पर भारत ने अपनी मोहर लगाई, किसी मध्यस्थता का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर क्या चाह रहे हैं? बोले ना हमारा मन नहीं भरेगा। बोले कैसे भरेगा? बोला 2 कंटाप जब तक नहीं मारेंगे जाके उसके वहां। ऐसे होगा क्या? मोहल्ले की लड़ाई है। बोला ना गुड्डू तुम्हें मेरी कसम है, अगर हमें खुश करना चाहते हो 2 कंटाप दो इसके। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इंदिरा जी और निक्सन के बीच में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था, तीखा रिश्ता हो गया था। राज भाई अगर इतिहास पलटेंगे तो पता लग जाएगा। क्या बहुत छोटी टिप्पणी कर दी थी निक्सन ने, वो भी इतिहास में दर्ज है, टिप्पणी भी मैं नहीं करूंगा। इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी इसलिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने और भारत की सरकार ने उसके एवज में गाली गलौज तो नहीं शुरू कर दी थी क्या? जैसे हम लोग इटावा में चौगुर्जी में
गाली गलौज कर रहे हैं या जेवर में करते हैं या जो डग्गा मार बसों में जो गाली गलौज होती वो तो नहीं शुरू की थी ना, नहीं की थी ना। ये दुनिया में रहने का शिष्टाचार है मेरे भाई, जितने स्तर से खंडन होना था हो गया। आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें क्या मत, फिर इसका तो कोई उपाय नहीं है। और मान लीजिए कल को धर्मेंद्र सिंह ही एक ट्वीट कर दें कि मैंने यूक्रेन को डांटा और रूस को डांटा, तो कौन रोक लेगा? इनकी मर्जी। राज भाई कह दे कि मैंने गांधी जी को भी डांटा था, तो कौन रोक लेगा? इनकी मर्जी। ट्वीट पे तो किसी को रोक है ही नहीं, मौज लो। ट्रंप तो कुछ भी कह रहे हैं और कितनी उनकी बात पर भरोसा हो, ये अमेरिका ही चिंतित है। लेकिन हम ट्रंप की नहीं सुनते, हम किसी की नहीं सुनते, हम देश की सुनते हैं। हमने 71 में निक्सन की नहीं सुनी राजबाबू, हमने श्रीमती इंदिरा गांधी को सुना। ठीक, ये अंतर है, इस अंतर को समझिए। बड़ी बात कह के जा रहा हूं, हमने 1971 में इंदिरा जी को सुना, उनके कहे पर भरोसा किया, किसी निक्सन के कहे पर भरोसा नहीं किया। जो आज ट्रंप है वही निक्सन था। समझ गया राज भाई? मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ कहने की जरूरत है। भारत के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। किसी ट्रंप, किसी पुतिन के पीछे झंडा लेके घूमने से कुछ लाभ नहीं होगा। क्या? कुछ लाभ नहीं होगा। भारत ने जिसको चुना है हम उस पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।